Everyone, welcome back to this channel. Currently we are doing pharmacology of semester 4th. So I have already covered the number of topics from unit number 3. So today we are going to start with the unit 2, that is, and the important topic in that unit is diuretics and antidiuretics. So today we are going to study this topic. So first of all we will cover the diuretics in the one half, and after then we will cover the antidiuretics. Clear? So let's jump to the topics. Let's start first with the diuretics, which are also known as natriuretics. तो सबसे पहले तुम क्या समझते हो क्या होते हैं डाययूरेटिक्स और हम कब देते हैं? डाययूरेटिक्स मतलब जो डाययूरेसिस इंड्यूस करे, मतलब कि एक्सक्रीशन, यूरिन को प्रमोट करे, वाटर एक्सक्रीशन को प्रमोट करे, उनको हम कहते हैं, उन ड्रग्स को हम कहते हैं डाययूरेटिक्स. ठीक है. अब किन केसेस में हॉस्पिटल में तुमने देखा ही होगा किन केसेस में हम डायरेटिक्स यूज़ करते हैं? जिनको हाइपरटेंशन होती है. एक तो उनके केस में है ना, हम चाहते हैं कि थोड़ा ब्लड में वॉल्यूम कम हो ताकि इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए. दूसरा, अगर किसी को अडीमा है, उसके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं बॉडी से वो फ्लूइड निकले. तो अडीमा के केस में, चाहे उसको पल्मोनरी एडिमा है चाहे उसको सेरेब्रल एडिमा है, तो उन केसेस में ये तो थी बेसिक चीज़ें है ना. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. So diuretics क्या है? Diuretics are the drugs that increases the urine production by promoting the excretion of sodium and water from the kidneys. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर जा रहा है, एक्चुअल में सोडियम जा रहा है बाहर बॉडी से, इसीलिए ही तो वाटर जा रहा है. हमेशा वाटर सल्यूट को फॉलो करता है. जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ वाटर जाएगा. अगर सोडियम एक्सक्रीट होगा तो वाटर एक्सक्रीट होगा. तो इसलिए इसको नाइट्रियूरेटिक्स कहते हैं, क्योंकि ये सोडियम की एक्सक्रीशन करवाएगा तब वाटर निकलेगा. समझ आ गई? दे आर ऑफन कॉल्ड नाइट्रियूरेटिक्स बिकॉज दे प्राइमरली कॉज सोडियम लॉस which pulls water along with it. This is the reason why diuretics are also known as natriuretics, क्योंकि ये सोडियम का लॉस कराएंगे तो इनडायरेक्टली फिर साथ में वाटर निकलेगा जो हम चाहते हैं. क्लियर? अब ये है वो सारे केसेस जिसमें हम इनको यूज़ करते हैं. सो प्राइमरली दे आर यूज टू मैनेज फ्लूइड ओवरलोड एंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. पहले मैंने बताया था हाइपरटेंशन. दूसरा, अगर हार्ट की वॉल में बहुत ज़्यादा फ्लूइड मतलब ओवर जो वो हार्ट के नीचे तुम्हें पता है पेरिकार्डियल स्पेस होती है, तो उसमें अगर फ्लूइड फिल हो गया तो हमने उसको निकाला. उसके लिए कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में हम इनको यूज़ करते हैं. दूसरा अडीमा, वो मैंने बता दिया, एक पल्मोनरी अडीमा के केस में. एक याद रखना, हाइपरकैल्सीमिया के केस में हम लूप डायरेटिक्स यूज़ करते हैं. हाइपरकैल्सीमिया के केस में लूप डायरेटिक्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग्स. वो हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म क्या है, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं. ग्लूकोमा के केस में भी, क्योंकि उसमें क्या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हुआ पड़ा है, ऑटोमेटिकली है तो वहाँ पर भी फ्लूइड ही ना बढ़ा हुआ, तो हम चाहते हैं वो भी फ्लूइड निकले. फिर एल्टीट्यूड सिकनेस, इसमें क्या है ये भी तुम्हें आता है. एल्टीट्यूड सिकनेस इसमें हम स्पेसिफिकली एसिटाजोलामाइड देते हैं. वैसे तुम्हें यहाँ पर कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आगे हमने अभी मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ने हैं तो तुम्हें वहाँ पर लर्न हो जाना. वैसे बता देती हूँ कि जो एल्टीट्यूड सिकनेस में ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन की, अगर पर्सन काफ़ी हाइट में है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी, तो जिसके कारण हमारी बॉडी कंपेंसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकालना स्टार्ट कर देती है. कार्बन डाइऑक्साइड निकली है मतलब पर्सन को क्या हो रही है, अल्कलॉसिस हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. अब हम चाहते हैं उस अल्कलॉसिस को कंपेंसेट करने के लिए हम डायरेटिक्स देंगे ताकि H पॉजिटिव कम बाहर निकले बॉडी से. अगर वहाँ से वैसे ही अल्कलॉसिस हुई जा रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, यहाँ से H पॉजिटिव भी निकल गया, तो पर्सन को तो पूरी मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस ही हो जाएगी. इसलिए H पॉजिटिव को प्रिजर्व करने के लिए भी हम डायरेटिक्स देते हैं. समझ आ गई? सेरिब्रल एडिमा के केस में अब यहाँ पर आती है टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स. हमने एफिशिएंसी के बेस पे डिवाइड किया है, हाई एफिकेसी, मॉडरेट एफिकेसी एंड लो एफिकेसी. हाई एफिकेसी सबसे पहले याद रख लो, इसमें आते हैं लूप डायरेटिक्स. मॉडरेट में आते हैं थायजाइड डायरेटिक्स. लो वाले में आते हैं 3 ऑस्मोटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर टाइप्स नहीं लर्न हुई तो आगे हमने इनको डिटेल में करना है, तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी. पहले तो यहाँ पर आ जाओ हाई एफिकेसी में जो लूप डायरेटिक है, पहले हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे. उससे पहले यहाँ पर आइडिया लो तीनों का. सबसे पहले हाई एफिकेसी में मैंने बता दिए कौन आ रहे हैं, लूप डायरेटिक्स. ये कहाँ पर वर्क कर रहे हैं? जो तीनों हमने क्लासेस पढ़ी हैं, तीनों का साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट है. हाई का अलग है, मॉडरेट का अलग है, लो का अलग है. जो हाई एफिकेसी वाले डायरेटिक्स है ना, ये लूप ऑफ हैंडले पे वर्क करते हैं. H से हैंडले, H से हाई लूप ऑफ हैंडले पे, मॉडरेट DCT पे, लो कलेक्टिंग डक्ट एंड PCT पे. क्लियर? फर्स्ट वाले लूप ऑफ हैंडले पे, सेकंड वाले DCT पे, जो थर्ड वाले हैं वो कलेक्टिंग डक्ट एंड PCT पे.
अब इनका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर तुम ये बना के आओगे देन वेल एंड गुड। सबसे पहले हमने कौन से देखे हैं, लूप डायरेटिक्स। ये है लूप ऑफ हैंडले। स्पेसिफिकली बोलूँ तो असेंडिंग थिक पोर्शन, ये है थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग, ये ऊपर को जा रही है, इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पे ये वर्क करें। थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, इस पे कौन वर्क करें, लूप डायरेटिक्स। थायराइड डायरेटिक्स वो किस पे वर्क करें, डीसीटी पे, अर्ली डीसीटी पे। फिर हमने किए लास्ट वाले जिसमें आते थे 3, ऑस्मोटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग एंड कार्बोनिक। तो पोटेशियम स्पेयरिंग कलेक्टिंग डक्ट पे करते हैं, बाकी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं एंड ऑस्मोटिक है वो जो दोनों है वो पीसीटी पे वर्क करते हैं, वो दोनों पीसीटी पे एंड पोटेशियम स्पेयरिंग कलेक्टिंग डक्ट पे। क्लियर। अब आगे किस बेस पे उसको हाई, उसको मॉडरेट, उसको लो एफिकेसी का है, किस बेस पे, पता किस बेस पे, कि हाउ मच दे आर एबल टू ब्लॉक द रीएब्जॉर्प्शन। हम थोड़ा चाहते हैं रीएब्जॉर्प्शन हो, हम तो चाहते हैं सोडियम निकले ताकि वाटर निकले। तो कौन सा कितना परसेंटेज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर रहा है, हाई वाले 25% सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम निकल रहा है, उसके पीछे वाटर निकल रहा है, मतलब वो अच्छे डायरेटिक है। बट जो मॉडरेट है सिर्फ 5 to 8% को ही ब्लॉक कर पा रहे हैं, मतलब ठीक से हैं। लो वाले लेस देन 5%, ये तो मतलब बेस्ट हुए ना ये वाले, क्योंकि ये 25% सोडियम को ब्लॉक कर रहे हैं कि वो रीअब्जॉर्ब ना हो, ताकि वो एक्सक्रीट हो, वाटर भी एक्सक्रीट हो। अब आती है एग्जांपल्स। लूप डायरेटिक्स की एग्जांपल है फ्रूसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉर्सेमाइड। आइए आगे याद हो जाएंगे, हम सेइंग अगेन एंड अगेन। थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथेलिडोन, इंडापेमाइड। और जो ये वाले हैं पोटेशियम स्पेयरिंग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड ऑस्मोटिक, इनकी ये एग्जांपल्स है स्पाइरोनोलैक्टोन, अमाइलोराइड, असीटाजोलामाइड एंड मैनिडोल। आगे याद हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले ये डायग्राम क्लियर होगी। अब आ जाओ सबसे पहले वाली टाइप, दैट इज हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो इसका। हमने क्या किया, पर्सन को ना बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन थी, या कौन से इंडिकेशन थे, पर्सन को बहुत ज़्यादा हाइपरकैल्सीमिया हुआ पड़ा था या बड़ा डीमा हुआ पड़ा था। तो अब हमने क्या किया, पर्सन को फ्रूसेमाइड दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने पर्सन को कौन सा लूप डायरेटिक दे दिया, फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड ने कहाँ जाके वर्क करना है, चाहे फ्रूसेमाइड हो, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, उन्होंने कहाँ जाके वर्क करना था, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पे। वो वहाँ पर चले गए। वहाँ पर क्या पड़ा था, वहाँ पर सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर वाला चैनल पड़ा था। ये चैनल, ये वाला सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वाला चैनल था, ठीक है। इसने क्या किया, उस चैनल को ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या, नॉर्मली तो इस चैनल के थ्रू उन्होंने क्या होना था, रीएब्जॉर्ब होना था, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं जाना था, मतलब अंदर ल्यूमन में नहीं रहना था, उन्होंने रीएब्जॉर्ब होना था इस चैनल के थ्रू, मतलब ब्लड में वापस जाना था। पर हमने रीएब्जॉर्प्शन को कर दिया ब्लॉक। अगर रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो इस ल्यूमन के थ्रू वापस अब क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट, जो हम चाहते हैं। क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। सो सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण वो रीएब्जॉर्ब नहीं हुए, दे स्टे इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। वाटर ने भी, वहाँ पर ये सारे सोल्यूट्स ही हैं, तो वाटर ने इन सोल्यूट को फॉलो किया, तो यूरिन वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डायूरेसिस होगी ऑटोमेटिकली। जो हम चाहते थे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी, बीपी भी डिक्रीज हो गया, सारे जो हम इफेक्ट्स चाहते थे, एडीमा रिड्यूस हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन भी आ गया, पल्मरी एडीमा भी ठीक हो गया। क्लियर। बस हुआ क्या, उसने इस चैनल को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण वो इधर जाने की जगह वापस से इधर वापस से यूरिन के अंदर चले गए, जो हम चाहते थे। क्लियर हो गया। अब बात आती है, तुम कहोगे ठीक है यहाँ पर हाइपरकैल्सीमिया में हम इनको क्यों दे रहे हैं फिर लूप डायरेटिक्स को, क्योंकि होता पता क्या है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, उसमें जो मेन पोटेशियम है ना, जब ये रीअब्जॉर्ब हो रहा था, जब हमने डायरेटिक्स नहीं दिए, नॉर्मली जब ये रीअब्जॉर्ब होता है ना पोटेशियम, तब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी रीअब्जॉर्ब होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव ग्रेडियंट। बट हमने डायरेटिक्स दे दिए तो ना सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ, ना पोटेशियम, ना क्लोरीन, तो मतलब पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो ना फिर कैल्शियम भी नहीं रीअब्जॉर्ब होता, मैग्नीशियम भी नहीं रीअब्जॉर्ब होता, तो ऑटोमेटिकली सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम पांचों के पांचों आयंस यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, ब्लड में तो कोई गया ही नहीं। तो हाइपरकैल्सीमिया के केस में हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम भी अब रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, कैल्शियम भी यूरिन के थ्रू बाहर, तो अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा था अब वो गया यूरिन में, निकल गया, दैट इज वाई।
अब देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें कैसे ये वाले टॉपिक्स कवर कराने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला तो ऐसे ही करना था। सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, कौन से पर्पसेस है, टाइप्स बता दी। टाइप्स का मैंने तुम्हें बता दिया, उनको क्यों वैसा कहते हैं, उसको हाई लो मॉडरेट क्यों कह रहे हैं, डायग्राम बता दी। हाई एफिकेसी में मैंने अब तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया सबसे पहले। फिर मैंने तुम्हें आगे भी जो हम पढ़ेंगे ना एंटी डायरेटिक्स, मैंने ऐसे ही करना है। सबसे पहले तुम्हें उस जो क्लास अभी हम पढ़ रहे हैं हाई एफिकेसी, इसका मैंने तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया। फिर उसके अंडर जो ड्रग्स आएंगे मैं तुम्हें वो बताऊंगी और उनके स्पेसिफिक डिटेल्स बताऊंगी, ताकि अगर एक स्पेसिफिक ड्रग भी आ जाए तुम लिख सको। ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल में तुम्हें उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए मैं तुम्हें वो बताऊंगी। उसके बाद ताकि अगर तुम्हें स्पेसिफिक चीज़ें नहीं याद रहती तो तुम्हें मैं कंबाइंड फॉर्म भी दूंगी, इंडिकेशन इन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि है तो वो सेम क्लास की ना, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि स्पेसिफिक उसी फ्रूसेमाइड की यही इंडिकेशन है और टॉसेमाइड की इंडिकेशन फ्रूसेमाइड में नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर द ड्रग्स ऑफ द सेम क्लास। क्लियर है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ डिटेल्स ऑफ ईच ड्रग। सो सबसे पहले फ्रूसेमाइड, सेम है इंडिकेशन, पल्मोनरी एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया के केस में दे सकते हैं। बट देखो टॉर्सेमाइड, ये हम टॉर्सेमाइड रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के केस में अगर कोई पूछे कौन सा अच्छा है लूप डायरेटिक, देन टॉर्सेमाइड इज आंसर। बाकी ये तो इनमें भी दे सकते हैं। ब्यूमेटानाइड, वही पल्मोनरी एडिमा, रीनल डिसफंक्शन के केस में, क्योंकि किडनी वर्क नहीं कर रही पर हमने तो यूरिन आउटपुट मेंटेन करना है तो हम डायरेटिक्स देंगे। कौन सा डायरेटिक देंगे रीनल डिसफंक्शन के केस में? ब्यूमेटानाइड। क्लियर? उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम ही है। अगर पेशेंट को पहले ही हाइपोनेट्रीमिया हुआ पड़ा, ऊपर से हम फिर सोडियम बाहर निकाली जा रहे हैं, तो पेशेंट को तो सीवियर आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो नहीं हम दे सकते। उसके केस में एक डिहाइड्रेशन, वाटर वैसे डिहाइड्रेटेड है, एक वाटर और निकाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो सभी में है कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट, वही जो एडवर्स इफेक्ट यही नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट। यहाँ पर तुम सारे वो मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट्स लिख सकते हो। उसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी, वो क्यों? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में मतलब एयर भी तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, तो उसमें एक फ्लूड होता है जिसको हम कहते हैं कॉक्लियर फ्लूड, है ना। उस फ्लूड का भी आयनिक बैलेंस जो है वो इनस्टेबल हो जाएगा डायरेटिक्स देने के कारण, क्योंकि हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ तो बाहर निकाल रहे हैं, तो जिसके कारण ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। एयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि उसका आयनिक ग्रेडियंट इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा तो इसके केस में हो क्या रहा है, इसको समझो कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ऑन गिविंग लूप डायरेटिक्स। तो होगा क्यों क्या, यहाँ पर इसको समझो, यहाँ पर था लूप डायरेटिक्स यहाँ पर वर्क करे थे ना। देखो सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड ये अब बाहर निकल गया, है ना। पर यहाँ पर पता क्या होगा, जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा ना, ये सारा ट्यूबुलर फ्लूइड विच इज रिच इन सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज होगा। तो मतलब यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में होगा क्या, थोड़ा एक्सचेंज अकर होगा। वो कहेगा कलेक्टिंग डक्ट कि तुम मुझे सोडियम दे दो, मैं तुम्हें H पॉजिटिव दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, H पॉजिटिव तो सिक्रीट हो गया ना, सेल से बाहर निकल गया। H पॉजिटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी, तो H पॉजिटिव तो हमने सोडियम के एक्सचेंज में बाहर निकाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, अल्कोलोसिस हो गया। दैट इज वाई द सेकेंड एडवर्स इफेक्ट दैट कैन अकर इज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। क्लियर हो गया? हुआ क्या, यहाँ तक हमने बाहर मतलब यहाँ पर वो ट्यूबुलर फ्लूइड में था, तीनों चीज़ें यहाँ पर आई, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ। उसने कहा कि H पॉजिटिव मैं दे देता हूँ तो मुझे सोडियम दो, यहाँ पर एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट हुआ, तो सोडियम तो रीअब्जॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन तो सारा डिप्लीट हो गया, उसने अपना सारा ही हाइड्रोजन दे दिया, जिसने तो एसिडिक नेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैन अकर। ऐसा होता है, दिस इज द मैकेनिज्म कि यहाँ वहाँ पर तीनों एक्सक्रीट आउट होते हैं, बट वहाँ में उसमें से सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म हाउ लूप डायरेटिक इज वर्किंग। बाकी इनके केस में ये एडवर्स इफेक्ट सेम ही है, सेम एज फ्रूसेमाइड, बस टॉर्सेमाइड इज लेस ऑटोटॉक्सिक। अब आ जाओ स्पेशल डिटेल। फ्रूसेमाइड मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप डायरेटिक कौन सा है? फ्रूसेमाइड। फर्स्ट लाइन लूप डायरेटिक कौन सा है? फ्रूसेमाइड। लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब इसका जो पूरा एक्शन मतलब पूरा जो स्पैन ऑफ एक्शन है ना, वो काफ़ी लंबा है टॉर्सेमाइड का, 6 to 8 आवर्स तक। इसलिए हम दिन में अगर एक भी टॉर्सेमाइड को मतलब एक डोज भी दे रहा है टॉर्सेमाइड का, दैट इज़ इनफ। ये चीज़ याद रखनी है, टॉर्सेमाइड हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सो वंस डेली डोसिंग इज लाइक इनफ। मेनली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, सो सेफ इन रीनल इम्पेयरमेंट, क्योंकि जो फ्रूसेमाइड है ना, इसकी मेटाबॉलिज्म किडनी में भी होती है, लिवर में भी होती है, तो अगर उनमें से कुछ भी एक चीज़ भी इम्पेयर्ड है तो टॉक्सिसिटी हो सकती है।
बट इसकी सिर्फ क्योंकि लिवर में होती है हो रही है, तो अगर किडनी की थोड़ी बहुत ही डिसफंक्शनिंग भी है देन इट इज़ फाइन, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली लिवर में ही हो रहा है। फिर इसकी बात करें ब्यूमेटानाइट के, वेरी इंपॉर्टेंट, रैपिड ऑनसेट एंड यूजफुल इन एमरजेंसीज, गुड इन पेशेंट विद पुअर गट एब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है, जो ऊपर वाले दोनों है ना, इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अनरिलायबल है, पता नहीं कितनी इनकी अब बायो अवेलेबिलिटी वेरिएबल है, मतलब 10 से लेके 100% के बीच बीच में कुछ भी है कि हमें नहीं पता प्रॉपरली अवेलेबल हो रहा है हमारी सेल्स को या नहीं हो रहा। बट जो ब्यूमेटानाइड है वो 90 to 100% है उसकी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो अगर किसी को गट की प्रॉब्लम भी है ना, मतलब गैस्ट्राइटिस हुआ पर है या कोई भी और प्रॉब्लम है, वहाँ पर गैस्ट्रिक एडिमा है, तो उन केसेस में भी क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो उन पर्सन के केस में जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, हम उनको ब्यूमेटानाइड दे सकते हैं। क्लियर हो गए, दीज आर द स्पेशल डिटेल्स। अब आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। देखो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, कैसे काइनेटिक्स, मूवमेंट, कैसे मूवमेंट हो रही है, पहले एब्जॉर्प्शन होएगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर मेटाबॉलिज्म होगी, फिर एक्सक्रीशन होगी, हम इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मैंने फ्रूसेमाइड की बताई है ओरल बायोअवेलेबिलिटी, यही मैं अभी बता रही थी कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, कि 10 to 90% है, बहुत अनरिलायबल सी है। सो हम ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले लोगों को नहीं देते, जीआई प्रॉब्लम वाले लोगों को। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स, टॉर्सेमाइड का मैंने बताया 6 to 8 आवर है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ये मैंने बता दिया था, किडनी एंड लिवर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। एंड स्पेशल फार्माकोकाइनेटिक पॉइंट क्या, अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्लियर, फार्माकोडायनेमिक्स वही, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अब आती है इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इंडिकेशन वही अभी हमने जो पढ़ी है सभी को मिला दो। मेरा मेन पर्पस इंडिकेशन यहाँ पर लिखने का इसलिए था कि तुम्हें अगर स्पेसिफिक नहीं याद रहती तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो। वही पल्मोनरी एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज हुई पड़ी है कि वो तो वर्क नहीं करी, अब हमने तो यूरिन आउटपुट मेंटेन करना ना, तो हम बाहर से डायरेटिक्स देंगे। लिवर सिरोसिस विद असाइटिस, फ्लूइड को बाहर निकालना, हाइपरटेंशन, रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन के में बताओ कौन सा दे रहे थे हम, टॉर्सेमाइड दे रहे थे। हाइपरकैल्सीमिया के केस में, रीनल फेलियर या फोर्स्ड डायलिसिस, अगर पर्सन ने कोई टॉक्सिन खा लिया है तो हम चाहते हैं ब्लड उसको किडनी उसको फिल्टर करे, तो उन केसेस में भी। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर किसी को पहले ही हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या कुछ भी है, डिहाइड्रेशन है, तो नहीं देंगे। एंड यूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन, ये कब, इसके केस में तो तुम कहोगे ये तब अब तो मैं देने चाहिए कि यूरिन प्रोड्यूस हो, बट होता क्या है जब किसी को एन्यूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन, तो हो क्या रहा होता है, ब्लड किडनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इन केसेस में ये एब्सेंस ऑफ यूरिन होता है, ठीक है, जब ब्लड किडनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा हो, ठीक है। तो अगर तुम ऊपर से डायरेटिक्स दे रहे हो तो ब्लड मतलब वो तो फिल्टर ही नहीं हो रहा, किडनी तो फिल्टर ही नहीं कर रही क्योंकि ब्लड तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, तो टॉक्सिसिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ड्रग को फिल्टर करने का भी तो काम किडनी का ही है। ऊपर से हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, हम चाहे डायरेटिक ही दे रहे हैं, फिल्टर तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसने भी तो किडनी के पास आके वैसे भी एक्शन परफॉर्म करना है। किडनी तक तो ब्लड पहुँच ही नहीं रहा, ड्रग भी नहीं पहुँचेगा, वो तो ब्लड में ही बैठ गया और ब्लड में वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, सो टॉक्सीमिया हो सकता है। सो एन्यूरिया के केस में भी नहीं दे सकते। हिपैटिक कोमा, क्योंकि इफ़ द पर्सन इज कोमाटोस तो उनके केस में वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम आइंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी के केस में वाई, क्योंकि क्या हो सकता है, इट कैन कॉज रिड्यूस्ड प्लेसेंटल परफ्यूजन, कि वहाँ तक ब्लड वहाँ तक पहुँचे ही ना, इट कैन अकर, क्यों, क्योंकि सारा वाटर तो तुमने बाहर निकाल दिया, अंदर हाइपोवॉलीमिया हो गया, अगर रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, तो देयर कैन बी चांसेस कि परफ्यूजन कम हो जाए। अब आते हैं सिस्टम वाइज एडवर्स इफेक्ट। अभी जो हमने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ वो कंबाइंड ही आई है कि एडवर्स इफेक्ट मेटाबॉलिक में क्या आते हैं, हाइपोकैलीमिया वगैरह, जिसके कारण मसल वीकनेस हो सकती है। पोटेशियम तुम्हें पता है हार्ट मसल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पंप करने के लिए। सो अरिदमिया हो सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, मेटाबॉलिक क्लोसिस मैंने तुम्हें बता दिया, हाइपर यूरिसीमिया भी हो सकता है। अब इसको समझो होता क्या है, जब हमने डायरेटिक्स लिए ना, तो ये जो डायूरेटिक है और यूरिक एसिड, ये दोनों कंपीट करते हैं कि मैंने किडनी के पास जाना है, मैंने किडनी के पास जाना है, मैंने फिल्टर होना है, तुमने नहीं फिल्टर होना। तो होगा क्या, यूरिक एसिड रह ही जाता है, वो फिल्टर ही नहीं हो पा रहा होता है, डायूरेटिक आराम से फिल्टर हो जाता है। तो यूरिक एसिड अगर फिल्टर ही नहीं हो पा रहा, मतलब वो ब्लड में ही रह गया। अगर इतना यूरिक एसिड ब्लड में है तो क्या होगा, क्रिस्टल डिपॉजिट्स इन द बोन, तो उनके वो क्या होगा, गाउटी अर्थराइटिस, गाउट हो सकता है पर्सन को। तो हाइपर यूरिसीमिया लीडिंग टू गाउट, दिस कैन ऑल्सो अकर।
कार्डियोवैस्कुलर में हाइपोटेंशन, पोस्टरल डिजीनेस, अरिथमिया, रीनल में वॉल्यूम डिप्लीशन होगी, सब कुछ ही हमने निकाल दिया, पानी सारा ही। एयर में टेनाइटस, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कॉक्लियर फ्लूइड में हम आयनिक ग्रेडियंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। परमानेंट या टेम्पररी हियरिंग लॉस हो सकता है। जीआई के केस में नॉसिया, वॉमिटिंग। एंडोक्राइन के केस में हाइपरग्लाइसीमिया, क्यों? बिकॉज पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे पैनक्रियास को सिग्नल देता है कि तुम इंसुलिन बनाओ, पर हमने डाययूरेटिक्स से के सारा पोटेशियम तो बाहर निकाल दिया। अंदर कौन सा पोटेशियम है? कौन सा पोटेशियम पैनक्रियास को कहेगा तुम इंसुलिन बनाओ? तो होगा क्या? अगर इंसुलिन नहीं हुई तो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल स्पाइक, लीडिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया एंड एलर्जिक रिएक्शंस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने अच्छे से हाई एफिकेसी क्लियर कर ली है। अब आते हैं मॉडरेट एफिकेसी। सबसे पहले ये वैसे मैंने वही चीज़ें लिखी है, मैंने तुम्हें यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एक्शन। अब इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? मोस्टली तो सेम ही है वैसे, पर देखो सबसे पहले हमने थायजाइड डायरेटिक्स दिए, जिसमें यही आ रहे थे, यही तीन हमने पढ़े, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड इंडापेमाइड, ये दिए। तो वो किस पे वर्क कर रहा था? पीछे पहले वाला लूपा फैनले पे, ये मैंने तुम्हें बताया था। सेकंड वाला ये डीसीटी पे वर्क कर रहा था, इसने अर्ली डीसीटी पे वर्क किया। इसने क्या किया? ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, ये चैनल होता है, इसने उसको ब्लॉक कर दिया। अगर वो चैनल ब्लॉक हो गया तो ना सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अल्टीमेटली वो भी वही कर रहे थे, ये भी यही कर रहे हैं, है तो डायरेटिक ही ना, करेंगे तो सेम ही चीज़, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होनी थी। मतलब कि वो कहाँ पर है? वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा। अगर सोडियम क्लोराइड यूरिन में एक्सक्रीट हो गए तो पीछे वाटर भी एक्सक्रीट हो जाएगा। पर क्योंकि वहाँ पर तो 5 सल्यूट्स जा रहे थे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, क्लोराइड, पर यहाँ पर सिर्फ सोडियम एंड क्लोराइड ही जा रहे हैं, तो ये मॉडरेट डायरेसिस है। मतलब ऐसे चाहे तुम समझो, तुम्हें मैंने बता दिया कि सिर्फ 5 to 8% रीअब्जॉर्प्शन को ये ब्लॉक करें, तो होगा क्या? मॉडरेट डायरेसिस हो गया, लेस देन लूप। सो यहाँ पर बट एक्स्ट्रा इफेक्टिव कैल्शियम की यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से समझना, मतलब ये हम कभी भी हाइपर कैल्सीमिया वाले केसेस में हम मॉडरेट एफिकेसी वाले नहीं देंगे, हम वही वाले देंगे हाई एफिकेसी वाले। अब समझो हुआ क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है। कैल्शियम वहाँ तक तो हमें क्लियर है, ये तो वही है जो हमने अभी तक पढ़ा, पहले भी जो पढ़ा है कि अर्ली, ये हम अर्ली डीसीटी, क्योंकि ये दिस इज डीसीटी, यहाँ पर स्टार्टिंग वाली सेगमेंट ही है, तो हम इसको अर्ली डीसीटी कह रहे हैं। तो ये वाला जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर चैनल है, ये इसको ब्लॉक कर रहा है। होना क्या था? सोडियम और क्लोराइड ने बाहर निकलना था, मतलब रीअब्सॉर्ब होना था, बट इसने इसको ब्लॉक कर दिया, तो अब ये यहाँ से यहाँ यूरिन में ही निकल जाएंगे। तो ये तो तुम्हें समझ आ गया। बट जो तुम्हें नहीं समझ आया होगा कि कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन ये कैसे करा रहा है, तुम्हें याद है हमने पहले जो भी पढ़े थे उसमें एक एक्सचेंज चला था, है ना, बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन। उसने कहा था कि तुम मुझे सोडियम दे दो, कलेक्टिंग डक्ट ने कहा था, और H पॉजिटिव ले लो, जिसके कारण उनका डिवर्स इफेक्ट आ रहा था, मेटाबॉलिकल क्लॉसेस। ऐसे का एक्सचेंज यहाँ पर भी चलता है, क्योंकि होता क्या है पता, वहाँ पर भी ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सेल्स में अब सोडियम की कमी हो गई है। यहाँ पर जो भी वहाँ पर पास में सेल पड़े होंगे उनमें सोडियम की कमी होगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना सोडियम दे दिया, क्योंकि नॉर्मली उन्होंने तो सोडियम रीअब्सॉर्ब करना था, बट हम डाययूरेटिक्स देके उनकी एक्सक्रीशन करा रहे हैं, तो उनको तो सोडियम मिला नहीं। तो अब वो भी क्या चाहते हैं कि यहाँ पर आके मुझे दोबारा से कुछ पॉजिटिव मिले, तो वो क्या करेंगे? सोडियम की जगह कैल्शियम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास फिर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा उन सेल्स के पास। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज चला बिटवीन सोडियम एंड कैल्शियम। वहाँ पर किस में चला था? सोडियम एंड हाइड्रोजन में। यहाँ पर सोडियम एंड कैल्शियम। उसने कहा कि तुम सोडियम ठीक है तुम ले रहे हो, मुझे कैल्शियम दे दो, तो कैल्शियम क्या हो गया? रीअब्सॉर्ब हो जाता है इसके केस में। दिस इज द एक्स्ट्रा इफेक्ट, कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन। क्लियर आ गया मैकेनिज्म? अब क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, ये 3 स्पेशल ड्रग्स इसमें कौन से है? बस हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड। हम पढ़ते हैं ईच ड्रग की स्पेशल डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है थायजाइड डायरेटिक्स में, फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है। तो बेसिक से वही है, पहले तो हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, बट द मेन थिंग इज क्योंकि ये क्या कर रहा था? कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था एज एन एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो ये नेफ्रोलिथियासिस, मतलब कि किडनी स्टोन्स, उनको रिड्यूस करेगा। अगर किसी को किडनी स्टोन्स है तो उनके केस में हम क्या देते हैं? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये चीज़ याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, उसको यूरिन में नहीं रहने देता। अगर वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर क्रिस्टल्स फॉर्म होकर वहाँ पर बाकी स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो याद रखना, नेफ्रोलिथियासिस के केस में हम हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड दे रहे हैं। फिर है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस। अगर कोई पूछे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस में कौन से डाययूरेटिक दे रहे हैं, तो तुमने कहना है थायजाइड डायरेटिक। उनमें से भी कौन सा? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। अब तुम कहोगे कि डायबिटीज इंसिपिडिस में तो ऑलरेडी पॉलीयूरिया हो रहा है, तो यहाँ पर हम और डाययूरेटिक्स देंगे कि और वाटर निकल जाए।
पर यहाँ पर मेन पता क्या चीज़ है, यहाँ पर वो जो यहाँ पर थायराइड डायरेटिक है ना, उसका पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है। पैराडॉक्सिकल मतलब उल्टा, ठीक है। वो करेगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर उसका बहुत चालाक सा मूव होता है। उसने क्या करना है, यहाँ से समझो, देखो ये थायराइड डायरेटिक्स जीसीटी पे वर्क कर रहा है ना, इसने पता क्या करना है, इसने ना यहाँ पर जो नॉर्मल ये कर रहा था सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को इसने क्या करवाना है, एक्सक्रीट आउट। इसने सोडियम क्लोराइड को एक्सक्रीट आउट करा दिया, जिसके साथ वाटर निकल गया है ना, जो नॉर्मल ये कर रहा था, यही था इसका मैकेनिज्म, यही चल रहा था। पर हुआ क्या, यहाँ पर जो पीसीटी के सेल्स है ना, उनको पता चल गया, उनको सिग्नल मिल गया कि यहाँ से तो सोडियम क्लोराइड और वाटर लॉस हो रहा है, तो वो उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर की रीएब्सॉर्प्शन। मतलब कि समझे, क्योंकि ये एक मॉडरेट डाययूरेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, लॉस बहुत कम हुआ है बट कंपेंसेशन बहुत बड़ी हो गई है। तो इसीलिए मतलब ये इसने डायरेटिक होके भी एंटी डायरेटिक का काम कर दिया, क्योंकि लॉस इतना नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मॉडरेट डायरेटिक है, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड वाटर बाहर निकल गया, बट इसको सिग्नल मिल गया कि यहाँ तो लॉस हो रहा है, पीसीटी को सिग्नल मिल गया, तो इसने उसको कंपेंसेट करने के लिए सब कुछ सोडियम क्लोराइड वाटर रीअब्जॉर्ब करने स्टार्ट कर दिए, तो ये तो एंटी डायरेटिक काम हो गया। इसलिए नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिटस में हम हाइड्रोक्लोरोथायराइड यूज़ करते हैं। फिर क्लोरथैलिडोन की इंडिकेशन सेम यही होगी, इसकी भी इंडापेमाइड की भी सेम है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगेन रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर हुआ पड़ा है, वो खुद नहीं फिल्टर कर रही तो ड्रग को कैसे फिल्टर करेगी, मतलब खुद जो से फिल्टर कर रहा था, तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सीमिया हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया उनके केस में, हाइपोकेलीमिया के केस में, इनके केसेस में तो तुम्हें याद ही रख लो कि इनके केस में हम नहीं देते। उसके बाद गाउट, ये मैंने तुम्हें बता दिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइड्रोक्लोरोथायराइड की, गाउट की। क्यों था, क्योंकि जितने भी डायरेटिक्स है, ये छोड़ो कोई भी डायरेटिक हो, बट इसका मेजर इफेक्ट होता है वैसे कि वो यूरिक एसिड के साथ कंपीट करता है। वो कहता है मैंने फिल्टर होना है, वो कहता है मैंने फिल्टर होना है। हाइड्रोक्लोरोथायराइड बट फिल्टर हो जाता है, यूरिक एसिड नहीं होता, वो ब्लड में ही रह जाता है, बाद में क्रिस्टल्स बना देगा और गाउट बना कर देगा पर्सन को। सेम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो हमने पीछे पढ़ी है, अभी वाली है, तुम ऐड कर सकते हो। एडवर्स इफेक्ट अगेन वही, जो आयंस निकल रहे हैं उनका हाइपो हो सकता है, या जिनको वो बचा रहा है, यहाँ पर ये कैल्शियम को बचा रहा है तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। क्लियर है, बाकी सेम। फिर स्पेशल डिटेल, हाइड्रोक्लोरोथायराइड मोस्ट कॉमनली यूज्ड थायराइड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरोथायराइड, बट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, 12 से 18 घंटे बस। क्लोरथैलिडीन का बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि लॉन्ग हाफ लाइफ है, जैसे कि 40 to 60 आवर्स। इसका मतलब हम इसको दिन में बस एक बार ही देंगे, एंड मतलब एक डोज इज इनफ। उसके बाद आते हैं इंडापेमाइड, इनकी प्रॉपर्टीज़ आर सेम लाइक थायराइड, लाइक वेजोडाइलेटर प्रॉपर्टीज़ है इनकी, प्लस सेफ इन डायबिटीज़ एंड एल्डरली पेशेंट्स, तो मोस्टली तो सेम ही है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इंडिकेशंस कंबाइंड थायराइड डायरेटिक्स की। तो क्या पढ़ी थी हमने, पढ़ा था हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एडिमा डूमा, ये तो सभी में कॉमन था। उसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिटस हाइड्रोक्लोरोथायराइड के केस में, या अगर किसी को नेफ्रोलिथियासिस है वो भी हाइड्रोक्लोरोथायराइड हम उसको दे सकते हैं। इधर जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही रीनल फेलियर है, इलेक्ट्रोलाइट पहले से इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया या गाउट का रिस्क है। सल्फा एलर्जी वही, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जो लूप डायरेटिक्स होते हैं एंड थायराइड डायरेटिक्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में एक ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप, एंड दैट ग्रुप कुड बी एलर्जिक इन सम केसेस, तो वो एलर्जी हो सकती है। प्रेगनेंसी, क्लियर। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट, इनका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। सेम एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि है तो वो डायरेटिक ही ना, मोस्टली क्या सेम ही है, इनको इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बस रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स वही, हाइपोकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, कैल्शियम की हाइपर होगा, हाइपोमैग्नीसीमिया वगैरह, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया द मेन। कार्डियोवैस्कुलर हाइपोटेंशन हो सकती है कि वो वाटर बाहर निकल रहा है, इसके कारण डिजीनेस हो सकती है। पोटेशियम लॉस हो रहा है तो रिदमिया हो जाएगा। रीनल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिप्लीशन अगेन, मतलब हाइपोवोलीमिया हो रहा है। जीआई नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्यों, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है। एंडोक्राइन में सेक्सुअल डिसफंक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस। There are some diuretics that can cause sexual dysfunctions like gynecomastia. Some of these drugs can cause gynecomastia also. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं लास्ट, अब हम पढ़ते हैं लो एफिकेसी डायूरेटिक्स। अब याद हमने 3 पढ़े थे इसमें, सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स पढ़ा था, दूसरे नंबर पे याद है पोटेशियम स्पेयरिंग पढ़े थे,
थर्ड थे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ये 3 ड्रग्स आते हैं लो एफिकेसी डायरेटिक्स में। तीनों का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बस तुमने सुनना है, तुम्हें समझ आ जाएगा। सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, नाम से क्लियर है, इनहिबिटर है मतलब एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसको ये इनहिबिट कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। तो होना क्या था, नॉर्मली उस एंजाइम का क्या काम था, यहाँ से समझो। नॉर्मली तो हमारी किडनी के पास एक सल्यूट जाता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना। तो किडनी का काम होता है इसको तोड़ना। तो होगा क्या, ये सल्यूट किडनी के पास गया चला, उसके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, उसने इसको तोड़ दिया इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। अब होना क्या था, ये इन दोनों में टूट गया। किडनी के ट्यूब्यूल के पास ये वाला चैनल था, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। उसने क्या करना था, सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लेना था ब्लड में एंड H पॉजिटिव को ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट कर देना था। क्लियर है। और साथ में बाइकार्बोनेट को भी रीएब्जॉर्ब करना था। हुआ क्या है, H पॉजिटिव एक्सक्रीट हुआ है, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हुए हैं। ये इसने करना था, अभी तक इसने ये करना था। अब देखो मतलब एसिड बेस बैलेंस इसने कैसे मेंटेन किया, H पॉजिटिव एक्सक्रीट करके। अगर बॉडी में बड़ी ज़्यादा एसिडिटी हुई पई है तो वो वही तो कर रहा है, सोडियम HCO3 रीएब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड में, बट H पॉजिटिव निकाल रहा है। तो ये इसका बेसिक काम था, किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, उसको तोड़ना H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पड़े थे, उन्होंने क्या किया, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब कर लिया बट H पॉजिटिव को एक्सक्रीट कर दिया। अगर H पॉजिटिव निकल गया ब्लड से मतलब एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो गया, ये नॉर्मल काम था। बट अभी हमने दे दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एज अ डायूरेटिक, उसने कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट किया। तो होगा क्या, बस सब कुछ उल्टा। अब क्या होगा, H पॉजिटिव एक्सक्रीट होने की जगह एब्जॉर्ब होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो एब्जॉर्ब हो रहा था वो एक्सक्रीट होगा। एंड अगर सोडियम एंड बाइकार्बोनेट दो क्या है, ये सल्यूट, अगर ये एक्सक्रीट हो रहा है तो वाटर भी तो इनको फॉलो करेगा, वही हम चाह रहे हैं। डन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ पर पोटेशियम स्पेयरिंग, नाम से क्लियर है, बाकियों को निकाल रहे हैं, पोटेशियम को बट रख रहे हैं। मेन ये चीज़ याद रखना, पोटेशियम को स्पेयर कर रहे हैं, पोटेशियम को ब्लड में ही रहने देते हैं, पोटेशियम को नहीं निकालते। सो इन दोज इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग विद हाइपोकैलेमिया विच डायरेटिक्स आर गिवन, दीज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अब याद रखना है, जैसे इनमें मेन था सोडियम हाइड्रोजन चैनल, इनमें मेन है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स। ये क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटेगनिस्ट है, मतलब जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं कलेक्टिंग डक्ट पे, इन्होंने उनको ब्लॉक कर देना है। अगर वो ब्लॉक कर दिए तो साथ में ही सोडियम पोटेशियम पंप है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण सोडियम की जो होना था, हम क्या चाहते हैं कि सोडियम रीअब्जॉर्ब ना हो, सोडियम एक्सक्रीट हो ताकि उसके पीछे वाटर चले जाए, वही है। अब तुम्हें ये मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना समझने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि हम फार्मा पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग द फिजियोलॉजी हियर। तो मेन तुम्हें ये पता होना चाहिए वो ड्रग कैसे काम कर रहा है, क्यों वैसे काम कर रहा है, दैट डजेंट मैटर। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट है, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, जिसके कारण सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो नॉर्मली सोडियम रीअब्जॉर्ब होना था बट अब सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है, वही तो हम चाहते हैं, सोडियम एक्सक्रीट होगा, वाटर फॉलो करेगा तो डायलिसिस हो जाएगी। बट पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, इसमें क्या था, पोटेशियम ने एक्सक्रीट होना था, सोडियम ने रीअब्जॉर्ब होना था, उल्टा हो गया। सोडियम एक्सक्रीट होगा जो हम चाहते हैं एंड पोटेशियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम रिटेंशन होगी, इसलिए हम इसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कहते हैं। ईजी है, मेन तुम्हें यही याद रखना है, लास्ट में जो हम चाहते हैं मैकेनिज्म वैसे ही चलाना है तुमने, ठीक है। अब आते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ये तो तुम्हें यहाँ से समझ आ जाएंगे। इन्होंने पता क्या करना है, हमारे ट्यूब्यूल्स में जाके जो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसा चेंज करना है कि ना वाटर ना सोडियम या कोई और सॉल्ट वापस ब्लड में ना जाए ही ना, वो यूरिन में ही जाए, बस ये इन्होंने करना है। इन्होंने क्या करना है, मैनिटोल एंटर द ट्यूब्यूल हमने लिया, वो हमारी किडनी में गया, वहाँ पर ट्यूब्यूल्स में एंटर कर गया, रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ये कभी भी रीएब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए क्या है, फ्रीली फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस, इट कैन नॉट बी रीएब्जॉर्ब, ये ट्यूबुलर फ्लूइड में ही रहेगा, वहीं रहेगा। वहाँ पर रह के इसने क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण इतना ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया कि वाटर वापस ब्लड में जाने की जगह वहीं रहेगा, वो जा ही नहीं पा रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया। वही हम चाहते हैं वो ना जाए, हम चाहते हैं डायूरिसिस हो, वाटर ट्यूब्यूल में ही रहे, ब्लड में ना जाए, ट्यूब्यूल में रह के तो वो बाहर निकलेगा थ्रू यूरिन, वही हमने किया। और इतना प्रेशर है कि सोडियम वगैरह या अदर सोल्यूट्स भी ब्लड में नहीं जा पाएंगे, वो भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये 3 मैकेनिज्म से, आई होप आई एम क्लियर विद इट।
ओके, अब हम पढ़ेंगे ये 3 ड्रग्स है जो इसमें जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में मेन है एसिटाजोलामाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग में मेन है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ऑस्मोटिक में मेन मैनिटोल है। अब हम इनको अच्छे से करते हैं, ठीक है। मेन वही है, मैं तुम्हें वही थोड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स बता रही हूँ अलग से। इंडिकेशन सेम, ग्लोकोमा के केस में हम एसिटाजोलामाइड दे रहे हैं। माउंटेन सिकनेस के केस में क्यों, याद है एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव क्या हो रहा था यहाँ पर, सोडियम की जगह एच पॉजिटिव वापस से, मतलब सोडियम हम यूरिन में एक्सक्रीट कर रहे थे, एच पॉजिटिव को वापस ले रहे थे। क्यों, क्योंकि माउंटेन सिकनेस में क्या होता है, वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बॉडी क्या करती है, कंपेंसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती है, वो ज़्यादा ही निकाल देती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाता है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, पर्सन को एसिटाजोलामाइड दे देंगे। तो याद है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये क्या कर रहा था, पोटेशियम की मतलब कि पोटेशियम की सिक्रीशन को रिड्यूस कर रहा था, मतलब कि उसको रीअब्जॉर्ब करा रहा था, है ना, वापस से ब्लड में भेज रहा था। वही हम चाहते हैं, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हुई है, अब हम चाहेंगे कि हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर से, ताकि हाइड्रोजन यूरिन में जाने की जगह वापस ब्लड में जाए और दोबारा से एसिडिटी हो सके, मतलब न्यूट्रल हो सके। तो एक वो चीज़ आ गई, वही मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के केस में हम दे सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अगेन मैंने तुम्हें कितनी बारी बोल दिया, थायराइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, दे हैव दैट ग्रुप नॉन एज सल्फोनामाइड ग्रुप दैट कैन कॉज दिस एलर्जी। सो उसके केस में यह लिवर डिसीज है। क्यों, क्योंकि आयनिक इम्बैलेंस होगा तो हिपैटिक इंसेफलोपैथी वर्सन हो सकती है। हाइपोनेट्रीमिया के केस में हम चाहेंगे वापस से निकल जाए। हाइपोकैलीमिया के केस में बिकॉज एसिटाजोलामाइड तो पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं है ना, तो अगर पहले से पोटेशियम कम है तो नहीं दे सकते। एडवर्स इफेक्ट एसिडोसिस हो सकती है, ज़्यादा ही दे दिया तो एसिडोसिस हो जाएगी। हाइपोकैलीमिया, रीनल स्टोन बन सकते हैं इसके केस में। स्पेशल पॉइंट्स आर, इट इज़ अ वीक डायरेटिक, इसलिए हम ग्लोकोमा या एल्टीट्यूड सिकनेस ऐसे की कंडीशन में, मतलब नॉन रीनल इंडिकेशंस में ज़्यादा देते हैं, मतलब क्योंकि इट इज़ अ वीक डायरेटिक। अब यहाँ पर आ जाओ स्पाइरोनोलैक्टोन, ये इंडिकेशन क्या, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स का ब्लॉकर था, तो अगर किसी को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है तो ये दे सकते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, या तो टॉर्सेमाइड भी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में देते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन भी दे सकते हैं। CHF वही सेम हो गया, सिरोसिस विद एसाइटिस अगेन सेम, अगर किसी को हाइपरकैलीमिया है तो उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। क्यों, क्योंकि ये तो पोटेशियम की रिटेंशन करा रहा है, अगर किसी को पहले हाइपरकैलीमिया तो नहीं दे सकते। अगेन रीनल फेलियर, ये कह रही थी मैं। स्पाइरोनोलैक्टोन है जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, याद रखना ये रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स कॉज कर सकता है, लाइक गाइनेकोमेस्टिया या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ये चीज़ याद रखना। दिस इज द डायरेटिक दैट कैन कॉज गाइनेकोमेस्टिया एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। अगेन स्पेशल पॉइंट, ऑल्सो इंप्रूव सर्वाइवल इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो याद रखना, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक अच्छा ड्रग है। मैनिटोल, मेन तो तुम्हें पता ही है, हॉस्पिटल में देख ही लिया होगा। सेरिब्रल रीमा जिसको हम रेस्ड इंटरक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, उनके केस में, ग्लूकोमा के केस में पॉइजनिंग है, हम चाहते हैं कि अब फिल्टर अच्छे से करें, किडनीज ब्लड को अच्छे से फिल्टर करें, तो उस केस में हम मैनिटोल दे सकते हैं। एंड यूरिया के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड मतलब नहीं जा पा रहा, अगर एब्सेंस ऑफ यूरिन है तो मतलब ब्लड जा नहीं रहा, तो हम ऊपर से कोई भी डायरेटिक दे रहे हैं तो क्या होगा, वो तो ब्लड में ही है, किडनी फिल्टर नहीं करेगी क्योंकि ब्लड किडनीज के पास गया नहीं, तो ड्रग भी फिल्टर नहीं होगा। अगर ड्रग ब्लड में ही रहा तो टॉक्सिसिटी होगी, तो नहीं देते। ये तो सब में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्चुअल। सीवियर हार्ट फेलियर, एडिमा, पल्मनरी एडिमा के केस में, अब तुम कहोगे यहाँ पर पल्मनरी एडिमा के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, मतलब है तो ये डायरेटिक है, बट द थिंग इज मैनिटोल का एक्शन ही ऐसे का, ये पता क्या करता है, इसने जैसे नॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं वो कम हो, हमने मैनिटोल दिया, उसने क्या करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से तो फ्लूइड निकाल देना है, बट इसने वो कहाँ पर रख लेना है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, मतलब ब्लड वेसल्स में। एंड अगर किसी को ऑलरेडी पल्मनरी एडिमा है तो उसके केस में क्या होगा, जो वो फिर से एल्वियोलाइज कंजस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ से निकाल के वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब डायूरिसिस होने से पहले, अभी किडनी के पास जाने से पहले तो ऐसा ही होगा ना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से वो निकाल के इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस में लेकर आ रहा है, जिसके कारण एल्वियोलाई और कंजस्टेड हो जाएंगी, तो पल्मनरी एडिमा की कंडीशन वर्सन हो जाएगी। बट ये कब तक हो रहा है, जब तक अभी किडनी के पास वो फ्लूइड नहीं पहुंचा और उसने उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर नहीं निकाला। जब उसने उस इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को एक्सेस वाले को बाहर निकाल दिया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए सेरिब्रल एडिमा के केस में तो ये चीज़ फिर भी ठीक है, मतलब दिस इज द
बेस्ट चॉइस। ये नहीं है कि रिस्की नहीं है, रिस्की तो है क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रावेस्कुलर में लेकर आ रहा है, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इन द सेरिब्रल एडिमा। बट पल्मोनरी एडिमा के केस में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी, पर्सन को बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत वर्सन हो जाएगी, तो उनके केस में हम कोई और ट्रीटमेंट देखते हैं इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। आई होप आई एम क्लियर। एडवर्स इफेक्ट अगेन डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, एंड CHF एक्सर्वेशन। सेम कंसेप्ट पल्मोनरी एडिमा वाला इसमें है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ऑलरेडी इतना ज़्यादा वहाँ पर फ्लूड है, ऊपर से मैनिटोल दे दिया उसने तो अपना काम वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रावेस्कुलर, जिसके कारण फ्लूड तो ऑलरेडी हार्ट वाली स्पेस में इतना बिल्डअप था और बढ़ जाएगा, थोड़े टाइम के लिए तो बढ़ेगा ना जब तक किडनी ने अपना काम नहीं किया, तो वो इट कैन एग्जरबेट द कंडीशन। स्पेशल पॉइंट्स, फिल्टर्ड, तुम्हें पता ही अभी मैंने यहाँ पर ऊपर बताया था ना, फिल्टर्ड बट नॉट रीअब्सॉर्ब्ड, एक्ट्स एवरीवेयर इन द नेफ्रॉन, कॉजेज स्ट्रॉन्ग वाटर डायूरेसिस। अब आते हैं कंबाइंड, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ये पता क्या है, जितने भी अभी हमने डायूरेटिक्स की इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन किया ये सेम है सभी, ये सिर्फ इनकी लो एफिकेसी वालों की नहीं है, ये सभी की है। तो इन इंडिकेशंस को तुम एक बारी देख लो, ये कंप्लीट डायूरेटिक्स एंड फुल जो टॉपिक है उनकी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन है फुल डायूरेटिक्स की। एडिमा के केस में हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह वगैरह, ये तुम यू कैन जस्ट रिवाइज फ्रॉम इट, ठीक है। एंड अगेन ये सारा कुछ वही जो हमने अलग अलग एडवर्स इफेक्ट किए थे, ये मैंने सभी को कंबाइन कर दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ पर हमने डायूरेटिक्स ख़त्म कर लिए, अब हम देखते हैं एंटी डायूरेटिक्स।